नमस्कार। अ, मैं मराठी बोल लेती हूँ, लेकिन इतनी अच्छी नहीं कि अपने सारे विचार सब तक पहुँचा पाऊँ, तो हिंदी में ही बोलूँगी प्लीज़। मुझे आप लोगों ने आज बुलाया, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे की जन्म शताब्दी का ये जो समारोह है, ये कार्यक्रम में मुझे आपने बुलाया उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। ये मेरा मान बढ़ाने जैसी बात है, क्योंकि अण्णा भाऊ साठे के बारे में कुछ ज़्यादा बोलना मेरे लिए उचित नहीं होगा, छोटा मुँह बड़ी बात होगी। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहूँगी कि अण्णा भाऊ साठे का नाम मेरे कान पर बहुत बचपन में ही पड़ा था। लोकशाहीर अमर शेख, लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे, ये दोनों का ज़िक्र मेरी माँ के मुँह से मैंने बहुत बार सुना है। मैं तब नहीं जानती थी कि इन लोगों ने क्या किया और उनका क्या योगदान रहा है हमारे देश को गढ़ने में। लेकिन ये नाम से परिचित थी और मुझे अ, उनके काम के बारे में हल्की-हल्की जानकारी थी। आज ऐसे लोग हैं जिनसे मैं ज़्यादा जानकारी हासिल करने की उम्मीद रखती हूँ। अ, लेकिन मैं अपने बारे में ये कहना चाहूँगी, कुछ हद तक सफाई देना चाहूँगी। मुझे अचरज हुआ जब मुझे बुलाया गया, क्योंकि मैं जिस तरह का काम करती हूँ अ, आमतौर पर मैं थिएटर में काम करती हूँ। हालाँकि मेरा परिचय फ़िल्म और टीवी के ज़रिए दिया गया है, लेकिन मेरा काम ज़्यादातर थिएटर में रहा है। लेकिन वो थिएटर भी अ, अर्बन कंटेम्परेरी थिएटर, मिडल क्लास लोग जो देखते हैं, इस तरह का थिएटर है। ये एक हद तक सीमित है, नो डाउट। लेकिन मेरा परिचय अलग-अलग तरह के थिएटर से भी हमेशा रहा है और उसकी वजह ये है कि मेरी माँ और मेरी मौसी जब बहुत छोटे थे, 1930s के आखिर में और 1940s के दौरान, वो दोनों आईपीटीए इप्टा, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, जो कम्युनिस्ट पार्टी का कल्चरल विंग था, उसके साथ जुड़े हुए थे। तो जैसे बच्चों को दंत कथाएँ, परियों की कथाएँ सुनाई जाती है, सुप्रिया और मुझे ये कहानियाँ सुनाई जाती थी कि किस तरह से इप्टा के परफॉर्मेंसेज़ होते हैं, किस तरह से हम लोग रिहर्स करते थे। जब शांति बर्धन ने मध्य प्रदेश में सब लोगों को इकट्ठा करके सेंट्रल बैले ट्रूप तैयार करने की कोशिश की, तो क्या रहा? उनकी रिहर्सल्स किस तरह से होते थे? किस तरह की रगड़ाई होती थी? पैसे तो थे नहीं, तो कैसे मैनेज करते थे? कॉस्ट्यूम्स कैसे बनाते थे? मेरी माँ थिएटर पर्सन रही, वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कम एक्ट्रेस और थिएटर डायरेक्टर ज़्यादा थी, मेरी ही तरह। मगर उनके ज़रिए और उनके पिता के एक्सपीरियंस के ज़रिए मुझे बहुत अलग-अलग तरह के थिएटर्स से अ, वास्ता पड़ा कि इस तरह का भी नाटक होता है। सिर्फ़ यही नहीं जो हम लोग अ, एयर कंडीशन थिएटर में जाकर के देखते हैं, लेकिन ये ऐसा नाटक जो लोगों के बीच होता है, जिसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा साधन सामग्री नहीं होती। माँ सुनाया करती थी कि किस तरह से वो छोटे-छोटे गाँव में जाकर के नाटक किया करते थे। जो ट्रक था, ट्रक का एक साइड नीचा गिरा करके वही ट्रक के बेड को एक स्टेज बना करके, मंच बना करके नाटक खेला जाता था। डांस परफॉर्मेंसेज़ होती थी। लाइट्स तो थी नहीं, तो उन्हीं के कार्यकर्ताओं में से किसी ने मटकों को आधा-आधा काट करके उसमें अंदर सिल्वर पेंट लगा करके रिफ्लेक्टर्स बनाए थे। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों के लिए कुछ कौतुक की बातें थी, कि इस तरह का भी हो सकता था। लेकिन बाद में जब मैं बड़ी हुई, तब जो मुझे हासिल हुआ इन कहानियों से, वो ये कि थिएटर सिर्फ अपने लिए, अपने टैलेंट को का प्रदर्शन करने के लिए एक जगह नहीं है। थिएटर का एक बहुत बड़ा और एक बहुत महत्वपूर्ण मकसद है और वो है अपनी दुनिया के बारे में विचार करना, उस पे टिप्पणी करना और उसे लोगों को पेश करना ताकि वो अलग नज़रिए से अपने आस-पास गुज़र रही ज़िंदगी को देख सकें। ये एक बहुत बड़ा योगदान और एक बहुत बड़ा ज़िम्मा मेरे हिसाब से किसी भी आर्ट फ़ॉर्म का है। लेकिन क्योंकि मैं थिएटर के साथ ज़्यादा जुड़ी हूँ, मैं उसी के बारे में बात करूँगी। फ़िल्म और टेलीविज़न
के बारे में बात करना जरा अनुचित होगा, क्योंकि उनके मसले अलग हो जाते हैं, टीवी खास करके। और हमारे देश में तो टीवी का जो पोटेंशियल था, हम लोगों ने उसको बिल्कुल तहस-नहस कर दिया है। हमने टीवी का सबसे चीप और सबसे वाहियात उपयोग किया है। मगर ये बात सच है कि मैंने टीवी पे भी काम किया है और कुछ ऐसी फ़िल्मों में भी काम करने का अवसर मिला है जो कि इसी तरह की टिप्पणी, इसी तरह की विचारधारा का हिस्सा रही हैं वो फ़िल्में। लेकिन मैं अपना काम और उसका महत्व ज़्यादा थिएटर के क्षेत्र में मानती हूँ। और मैं अपने आप को थिएटर वर्कर कहना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं अ, समाज में मेरा जो कर्तव्य है, जो मुझे लगता है कि मुझे करना ज़रूरी है, वो ये माध्यम के ज़रिए मेरे लिए मुमकिन हो जाता है। ये माध्यम बहुत पावरफुल है, क्योंकि वो डायरेक्ट ह्यूमन कॉन्टैक्ट पर आधारित है। आज कोविड के ज़माने में हम लोग एक-दूसरे से इतना दूर-दूर बैठे हुए हैं, लेकिन थिएटर का मूल आधार आपस में मिल कर के काम करना है। सिर्फ परफॉर्मेंस के वक़्त नहीं, ताकि ऑडियंस का भी वो साथ हो, ज़रूरी नहीं है। थिएटर की सारी प्रक्रिया साथ मिल कर के काम करने की प्रक्रिया है। जिस तरह से लोग तैयार होते हैं, जिस तरह से नाटक तैयार होता है, जिस तरह से वो लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, हर स्टेज पे ये एक ऐसा अवसर है जब लोग साथ मिल सकें, आपस में विचार बाँट सकें। और ये जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन थिएटर के ज़रिए मुमकिन है, वो शायद और दूसरे मीडिया के ज़रिए मुमकिन नहीं। और ये मैंने बचपन में देखा है, क्योंकि मेरी खुशकिस्मती ये रही कि मैंने जिस तरह का थिएटर शुरू किया, वो सत्यदेव दुबे जैसे आदमी के साथ शुरू किया। नाउ दुबे और उसके साथ काम करने वाले बहुत सारे लोग, वो भी थिएटर को सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया नहीं समझते थे और ना ही वो थिएटर को अपने सेल्फ ग्लोरिफिकेशन का माध्यम समझते थे। हमेशा थिएटर कुछ कहने के लिए है। ये बात हमेशा हम सबको हम लोग ने सबने आत्मसात जैसे कर ली थी और इसीलिए किस तरह के नाटक चुने जाएंगे, उसका किस तरह से मंचन होगा, किस तरह के ऑडियंसेस के लिए हम लोग ये कर पाएंगे, ये विचार कॉन्स्टेंटली हमारे मन में रहता है। और दुबे के साथ काम करते वक्त और भी बहुत सारे नाटक देखने का अवसर मिला। तेंदुलकर के नाटक, गिरीश कार्नाड के नाटक, डॉक्टर श्रीराम लागू को देखने का अवसर मिला। और उसके बाद जो यंगर मराठी प्लेराइट्स है, प्लेराइट्स और थिएटर वर्कर्स, सुलभा देशपांडे और अरविंद देशपांडे का काम देखने का, आविष्कार का काम देखने का मौका मिला। ये सारे लोगों की एक एक कॉमनैलिटी मुझे जो दिखती है वो ये कि हम सब उस जमाने में किस तरह का थिएटर हम करना चाह रहे हैं और ये थिएटर हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए क्या मायने रखता है। ये विचार हमेशा अ, हम लोगों से अपेक्षित था। हम जिनके साथ भी काम करते थे। ये एक अलग दौर था। आज मैं वो दौर नहीं देखती इतना खुल करके। लेकिन वो ज़माना मुझे बहुत क्लियरली याद है कि जब सबको ये अ, विश्वास था कि एक हिंदुस्तानी थिएटर बनाने की अगर तमन्ना है, तो वो क्या थिएटर होगा? वो किससे बात करेगा? किस तरह से बात करेगा? किस ज़बान में बात करेगा? क्या टेक्निक्स यूज़ करेगा? और इसकी वजह से मेरे काम को और मेरे जीवन को जो स्थिरता मिली है और जो दृष्टिकोण मिला है, जो एक लक्ष्य मिला है, वो मैं और कहीं नहीं पा सकती थी। अब आप सोचेंगे कि शायद अण्णाभाऊ साठे के साथ इसका क्या लेना-देना? लेकिन हम भी तो उन्हीं की संतान हैं। आज दुनिया बदल गई है, हमारी परिस्थिति अलग है और हम सब वो काम नहीं कर पा रहे, उतना डायरेक्टली लोगों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, जो कि अ, जो अण्णाभाऊ हेलो, साठे या अमर शेख विनय भाऊ, या संभाजी भगत
का मैंने काम देखा है। कोई भी आर्ट एक समाज का, एक दौर का रिकॉर्ड बन जाता है, और एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे मिटाया नहीं जा सकता, लोगों के स्मरण में रहता है। मैंने अन्ना भाऊ साठे को कभी परफॉर्म करते हुए नहीं सुना, देखा नहीं, आई मीन उनकी रिकॉर्डिंग सुनी है, लेकिन मैंने देखा नहीं है। लेकिन मुझे मालूम है कि उसका इम्पैक्ट क्या रहा होगा, और मुझे मालूम है कि उसका असर मुझ पे क्या रहा है। एक इंसान जो सबके सामने खड़ा होकर के अपने दिल की बात इतनी सुंदरता से, इतने पैशन के साथ कर सकता हो, तो उस तरह के इंसान का प्रभाव समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये कोशिश हम लोग सब करते हैं, कुछ हद तक सक्सेसफुल भी होते हैं, कुछ लोग ज्यादा कुछ कम, लेकिन ये कोशिश छोड़नी नहीं चाहिए। और ये कोशिश मैं देख रही हूँ कि और बढ़ के हमारे आज की युवा पीढ़ी में, मैं जब आज की युवाओं को परफॉर्म करते देखती हूँ, खास करके नाटक परफॉर्म करने वाले लोग, उनमें भी यही जज्बा, यही इरादा दिखता है कि इस माध्यम के जरिए अपनी दुनिया की सच्चाई को दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। और इतना खूबसूरत मौका और कहाँ मिलेगा। नाट्य शास्त्र में कहा है ये पंचम वेद है एक तरह से, उसमें सारे और आर्ट्स समाते हैं। और इस तरह के पोटेंशियल, इस तरह की पोटेंसी वाला आर्ट फॉर्म जो हमारे बीच है आज, उसको कैसे बचाए रखना और उसकी पोटेंसी को कैसे और ज्यादा पुख्ता करना, उसको गलने न देना, उसको खत्म न होने देना, ये हमारी कोशिश रही है। और ये कोशिश मैं देख रही हूँ कि हर जगह आज देश में, मैं जहां भी जाती हूँ, मुझे युवा लोगों में यही जज्बा दिख रहा है। लोग अपने नाटक लिख रहे हैं अपनी तरह से, अपनी जिंदगी के बारे में। अभी सिर्फ वेस्टर्न नाटक को इमिटेट करके, कॉपी करके काम नहीं करने की कोशिश की जाती, मौलिक नाटक हिंदी में भी लिखे जा रहे हैं। आज तक हमारी हमेशा यही प्रॉब्लम रहा है कि मौलिक नाटक कोई नहीं दिख रहा। लेकिन आज हमारी दुनिया, हमारा देश इस मोड़ पे खड़ा है कि सबको अपनी बात कहने का जज्बा उठ रहा है, जरूरत महसूस हो रही है। लेकिन इसको किस तरह से ढाला जाए ताकि एक थिएट्रिकल और आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस भी बन सके, ये हम लोग सब जूझ रहे हैं इन बातों के साथ। मैं देखती हूँ कि युवा पीढ़ी के लोग भी इसी तरह के विचार विमर्श में लगे हुए हैं, और अपने अपने स्तर पर छोटे थिएटर्स में, छोटी जगहों में परफॉर्म करके अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। मुझे हमेशा ये जो तामझाम वाले म्यूजिकल बड़े थिएटर्स से कोई भी लगाव नहीं रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सारी चीजें हमको थिएटर के मूल लक्ष्य से अलग करती हैं। थिएटर का लक्ष्य मेरे लिए दूसरों से बात करना है। और अन्ना भाऊ साठे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये रास्ता हम सबको दिखाया है, और उस रास्ते पे हम तो चले हैं, आगे युवा पीढ़ी भी चल ही रही है। ये देख करके बहुत ही खुशी और बहुत तसल्ली मिलती है।